छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली हिड़मा की कुछ दिनों पहले ही एनकाउंटर में मौत हो गई। हिड़मा के मरने के बाद जो देश का सबसे खूंखार नक्सली फिलहाल बचा हुआ था, जिसे हिड़मा के बाद दूसरे नंबर का खूंखार नक्सली कमांडर कहा जाता था, बारसे देवा ने भी आज हथियार डाल दिया है और हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है। बारसे देवा पर 75 लाख रुपए का इनाम था और वो बहुत ही खूंखार नक्सली था। ऐसा कहा जाता है कि हिड़मा और देवा की नक्सल संगठन में जय और बीड़ू की जोड़ी थी, जो दिनों साथ मिलकर कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी संजय ठाकुर। नमस्कार, मैं सूर्यांश गौर और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। संजय भैया, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। बारसे देवा कौन है, कौन कौन सी नक्सली घटनाओं में शामिल रहा, इसके वजह से नक्सल संगठन कितना आगे बढ़ा और किस तरीके से इसने नक्सलियों के लिए एक बड़े कमांडर के तौर पर काम किया। लेकिन सबसे पहले जो खबर आज सामने आ रही है कि तेलंगाना में बारसे देवा ने हथियार डाल दिया है, इस सरेंडर को समझाइएगा और बताइएगा कि इस सरेंडर कितना जरूरी था। संजय भैया। जैसे ही आज सूर्यांश से खबर आई कि बारसे देवा आत्मसमर्पण करने वाला है, उस वक्त यहाँ पे बस्तर पुलिस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें बस्तर आईजी सहित सारे बस्तर के जिलों के एसपी मौजूद थे। वो जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था कि देवा भी आज सरेंडर कर रहा है, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये अंतिम नक्सली था जो नक्सल संगठन को फिर से किसी तरह से खड़े करने की क्षमता रखता था। यानी कि बारसे देवा के समर्पण के बाद अब ऐसा कोई नक्सली नहीं बचा है छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, जो फिर से नक्सल संगठन को खड़ा करने की हिम्मत रखे। हालांकि अब तो ऐसी स्थिति थी भी नहीं कि ये नक्सल संगठन फिर से खड़ा हो पाए। बारसे देवा, जिसका असल नाम है बारसे सुक्का, इसका देवा उपनाम था, लेकिन इसी नाम से बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ। पहले मैं बता देता हूं कि बारसे देवा कौन था, ताकि दर्शक ये समझ पाएं कि बारसे देवा के बारे में हम इतनी बातचीत क्यों कर रहे हैं। बारसे देवा नक्सलियों का स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर था, यानी एसजेडसी मेंबर था। ये स्टेट कमेटी के रैंक का एक पद होता है, लेकिन उसके साथ ही इसके पास जो जिम्मेदारी थी वो बहुत बड़ी थी। बारसे देवा नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था, उसका कमांडर था। नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 जो है वो नक्सलियों का सबसे खूंखार लड़ाका दस्ता है, जिसे नक्सलियों ने सिर्फ और सिर्फ जवानों पर हमले करने के लिए तैयार किया था। इसमें लगभग 150 से 200 फिलहाल मौजूदा हथियारबंद नक्सली हैं। एक वक्त जब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर था, अपने चरम पे था 2014-15 के आसपास, तब इसमें लगभग 350 नक्सली लड़ाके थे। उस वक्त इसे हिड़मा लीड करता था। हिड़मा जब प्रमोट होकर सेंट्रल कमेटी में गया तो उसके बाद बारसे देवा को इस बटालियन नंबर 1 की जिम्मेदारी सौंपी गई। आपने जो बात कही कि हिड़मा और देवा की जय वीरू की जोड़ी थी, इसलिए कहा जाता था पुलिस द्वारा क्योंकि दोनों एक ही गांव से निकले हुए थे। हिड़मा सुकमा जिले के पुअर्ती गांव का रहने वाला था, बारसे देवा भी पुअर्ती गांव का ही रहने वाला था। ऐसे में दोनों एक ही गांव से निकले, दोनों ने एक ही इलाके में काम किया। ऐसे में इन दोनों की जोड़ी जो है वो काफ़ी हद तक इस इलाके में जय वीरू की जोड़ी की तरह मानी जाती थी और इन्होंने मिलकर बहुत सारी बड़ी नक्सल घटनाओं को अंजाम दिया था। बारसे देवा के बारे में एक और बात, वहाँ के कुछ जो जानकार हैं, लोकल हैं, जो बहुत करीब से जानते हैं उन्हें, वो बताते हैं क्योंकि हिड़मा की छवि नक्सल संगठन को किसी रॉबिन हुड की तरह बनानी थी, तो इसलिए हिड़मा सीधे तौर पर किसी भी आम नागरिक की हत्या नहीं करता था। लेकिन उस इलाके में जो हत्याएं हुई है उस पर ऐसा माना जाता है कि सीधे तौर पे बारसे देवा वहाँ मौजूद होता था। ऐसे में जो बारसे देवा की छवि जो थी वो वहाँ बहुत ही खतरनाक, खूंखार मानी जाती थी। ऐसे में बारसे देवा के सरेंडर के बाद एक बात तो साफ है, क्योंकि वो अपने साथ 20 माओवादियों के साथ उसने सरेंडर किया है, लेकिन उसने अपने साथ 48 बड़ी राइफल लाई है। यानी कि नक्सलियों का जो सबसे बड़ा ताकत होती है, जो हथियार होते हैं, उसमें 48 हथियार के साथ बारसे देवा पहुंचा है तेलंगाना पुलिस के पास। बारसे देवा अपने साथियों के साथ तेलंगाना के हैदराबाद में आज उसने सरेंडर किया और उसके सरेंडर के बाद पुलिस ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें उसने पहली लाइन में इस बात का जिक्र किया है कि बारसे देवा अपने साथ 48 हथियार लेकर आया है। आप जब हथियारों का जिक्र कर रहे थे तो इसमें एक जो सबसे खतरनाक हथियार सामने आई है, कोल्ट M4 कमांडो बिल्ट राइफल, जो कि बहुत रेयर केसेस में देखा जाता है कि बहुत विशेष सुरक्षा बलों को दिया जाता है। तो ये कैसे देवा के पास पहुंचा होगा, और अगर इस तरह के हथियार बटालियन नंबर 1 के पास थे तो कभी कितनी मजबूत टीम हुआ करती थी नक्सलियों की, कितनी खतरनाक लड़ाका यूनिट हुआ करती थी, वो बताइएगा। और इस राइफल किस तरीके से जो हथियार होते हैं बटालियन नंबर 1 के पास, आप कह रहे थे 48 हथियार लेकर आए, तो किस तरीके से नक्सल संगठन के पास पहुंचते थे, इसके बारे में भी बताइएगा।
बिल्कुल सूर्यांश, आपने ठीक बोला कि इस बार जो हथियार लेके वो आए हैं उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि हिड़मा के मारे जाने के बाद, क्योंकि हिड़मा का 18 नवंबर को इनकाउंटर होता है, उस वक्त हिड़मा अपने साथ बहुत सारे हथियार लेके नहीं गया था, क्योंकि उसके साथ लगभग 60 अलग अलग उसके साथी जो हैं वो आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार हुए थे। उनके पास कोई बहुत बड़े हथियार नहीं मिले थे। ऐसे में बटालियन के काफ़ी हथियार जो है उन्होंने जंगल में ही छुपा कर रखे थे। फिलहाल देवा अपने साथियों के साथ वही हथियार लेकर लौटा है। इसमें जो बड़े हथियार हैं वो कौन कौन से बता देता हूं, जिसमें एक आपने जिक्र भी किया। पहले नंबर पे है LMG यानी कि लाइट वेटेड मशीन गन। ये नक्सल संगठन के हाथों में मौजूद सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि मशीन गन है तो इससे बहुत बर्स्ट फायर आप कर सकते हैं और बहुत ताकतवर ये बंदूक होती है। दूसरा नाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा नाम है US मेड कोल्ट राइफल का। कोल्ट राइफल, क्योंकि तस्वीर जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो बगल की स्क्रीन में आपको कोल्ट राइफल की तस्वीर नज़र आएगी। आपने देखा होगा कई मूवीज़ वगैरह में US या आर्मी के पास ये कोल्ट राइफल वो लेकर के घूमते हैं। भारत में जब आप गूगल करेंगे कोल्ट राइफल के बारे में तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सिर्फ स्पेशल फोर्सेस जो हैं या पैरासेफ जो है उन्हीं के पास ये कोल्ट राइफल होती है। इसके अलावा हमने कुछ मौक़ों पे देखा है कि कुछ जैसे बड़े जो नेता होते हैं उनके सुरक्षा गार्ड्स भी जो हैं वो भी अपने साथ कोल्ट राइफल लेके घूमते हैं। मैंने ये जानने की कोशिश की। अच्छा, दूसरे बंदूक बता देता हूँ मैं। दूसरी बंदूक है इजरायली मेड टेवोर राइफल। टेवोर राइफल भी आप देखेंगे कि थोड़ी कम लंबाई की बहुत ही सुंदर सी दिखने वाली ये बंदूक होती है। आमतौर पे जो स्पेशल फोर्सेस के जवान जो होते हैं, NSG के जवान जो होते हैं, उनके हाथों में आपको ये बंदूक नज़र आएगी। तो ये दोनों बंदूकें मिली हैं नक्सलियों के पास से, एक इजराइल मेड, एक US मेड। बाकी AK-47 इंसास जैसी बंदूक तो है। मैंने कुछ अधिकारियों से संबंध में बात की कि आखिर ये बंदूक इनके पास कैसे पहुंची, तो उन्होंने ये कहा कि अधिकांश बंदूकें जो नक्सलियों के पास आज के समय में हैं, राइफल्स जो हैं उनके पास, बंदूक और राइफल में थोड़ा ये समझाना पड़ेगा मुझे। कभी अभी CRPF के अधिकारी ने हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताया था कि आप जब इस तरह की बड़ी बंदूकों की बात करते हैं तो आप उसमें राइफल लिखा करिए, क्योंकि वो राइफल होती हैं। तो फिलहाल ये जो राइफल्स हैं इसके बारे में वो कहते हैं कि सारी राइफल्स जो इनके पास है उसमें से 99% राइफल जो है वो जवानों द्वारा लूटी हुई है। लेकिन एक CRPF के अधिकारी मुझे ये बता रहे थे कि एक वक्त था इनके पास, शायद 2005 से 6 के आसपास या इसके आसपास, इन्हें नेपाल के रास्ते कुछ हथियार मिले थे। उस वक्त स्टील की इनके पास गोलियां मिली थी जो झारखंड में मिली थी। तो हो सकता है कि उस दौरान भी इनके पास इस तरह की बंदूक आई हो, सॉरी राइफल आई हो। तो लेकिन अभी देखते हैं, क्योंकि हर राइफल जब फोर्स को मिलती है तो उसमें एक नंबर लिखा होता है। उस नंबर के आधार पे पुलिस ये जांच करती है कि आखिर ये राइफल कब लूटी गई थी, कहाँ से लूटी गई थी, किस जवान के पास से लूटी गई थी, और उस आधार पे वो जवानों को या उस टीम को, यूनिट को वो राइफल्स फिर वापस की जाती है। राइफल के साथ एक चीज़ और जो पहली बार मुझे लग रहा है किसी समर्पण में इस तरीके से सामने आई है, वो है कैश। 20,30,000 रुपए कैश मिले हैं। जो तस्वीर है उसमें 500 की जो गड्डियां हैं इस तरीके से सजा के रखी गई हैं। तो समर्पण आज के पहले भी जितने हुए उसमें ये देखने को नहीं मिला कि कैश के साथ किसी नक्सली ने सरेंडर किया हो और इतना बड़ा अमाउंट हो। तो जरा ये भी बताएं कि ये कैसा पैसा हो सकता है, किस तरह का अमाउंट हो सकता है जो आज सरेंडर में देवा अपने साथ लेके आया है। संजय भैया, देखिए, नक्सल संगठन को चलाने के लिए उन्हें कैसी जरूरत पड़ती है, ये कैश जो है जो नक्सल संगठन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा उसके पास ही जमा होता है और उसके बाद ये अलग अलग यूनिट को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बांटा जाता है। क्योंकि फिलहाल बटालियन को लीड कर रहा था बारसे देवा। इसके अलावा दक्षिण के हिस्से में बारसे देवा ही नक्सल संगठन का सबसे बड़ा नेता था। जिसमें सिर्फ दक्षिण की बात हम नहीं करते, फिलहाल छत्तीसगढ़ में यदि कोई सबसे बड़ा नक्सली लीडर है तो वो बारसे देवा ही है, वो SZC मेंबर है। इसके अलावा एक और बड़ा नेता है पापा राव, लेकिन वो क्योंकि टाइगर रिजर्व के इलाके में है, ऐसे में बारसे देवा ही सबसे महत्वपूर्ण नक्सली था जिसके पास सबसे बड़ी टीम थी नक्सल लड़ाकों की। तो हो सकता है ये पैसा नक्सल संगठन को संचालित करने के लिए अपने पास उसने रखा हो और इस पैसे को लेकर वो वापस लौटा है। लेकिन इससे एक संदेश साफ जाता है। आमतौर पे क्या होता है, जब कोई नक्सली लौटता है, संगठन से बाहर निकलता है, तो वो इस जल्दबाजी में होता है कि किसी भी तरह से वो बचकर वापस आ जाए। अपने साथ वो आमतौर पे बहुत सारी चीज़ें लेकर आ नहीं पाता। लेकिन क्योंकि देवा अपने साथ 48 बंदूकें लेके आया है, लोग थे 20 लेकिन बंदूकें आई 48। इससे पहले आपने देखा होगा कि लोग आ रहे हैं 40, बंदूक आ रही 20। तो इस बार उल्टा हुआ है, यानी एक एक नक्सली अपने साथ लगभग 2-2 बंदूक लेकर के आया है, साथ ही वो कैश लेके भी आया है। यानी कि एक लंबी प्रक्रिया के तहत जो है ये बाहर निकला है संगठन से। क्योंकि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति उस इलाके में सक्रिय था, इर्रा।
इर्रा आपको याद होगा लगभग 1 महीने पहले उसने तेलंगाना में सरेंडर किया था, वो भी एसजेडसी मेंबर था। और ऐसा माना जाता है कि हिडमा के जो 4-5 सबसे खास कमांडर थे उसमें देवा, इर्रा, केसा और चैतू, ये 4-5 लोग शामिल थे। तो इर्रा ने तेलंगाना में समर्पण किया और ऐसा बताया जा रहा है कि इर्रा ने ही देवा को और उसके साथियों को जंगल से बाहर निकालकर समर्पण कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इर्रा ने ही वहाँ एक पुल तैयार किया जिसके माध्यम से देवा और उसके साथी बाहर आए, लेकिन इस प्रक्रिया में इन्हें भरपूर समय दिया गया। यही वजह है कि अपने साथ वो इतनी बड़ी संख्या में हथियार लेकर आ पाए, साथ ही जो आपने बताया 20 लाख रुपए कैश लेके आ पाए। सूर्यांश, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सक्रिय 3 बड़े नक्सली, रामदेर सीसी मेंबर, हिडमा सीसी मेंबर और तीसरा नाम था देवा का। रामदेर ने सरेंडर किया, हिडमा मारा गया, देवा ने भी आज हथियार डाल दिया। यानी कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर इलाका है और उसमें जो 2 सबसे महत्वपूर्ण इलाके थे नक्सलियों के लिए, पहला दक्षिण बस्तर और दूसरा उत्तर बस्तर। तो अब ये मान लिया जाए कि जो दक्षिण बस्तर एक समय में ऐसा था कि वो डिसाइड करने वाला था कि शांति वार्ता होगी या नहीं होगी, अब वो दक्षिण बस्तर लगभग नक्सल मुक्त हो गया और छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के पैर पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं। दोबारा वो यहाँ स्थापित नहीं हो पाएंगे इन तीनों लोगों के निष्क्रिय होने के बाद। संजय भैया, बिल्कुल देखिए, ये सबसे जो महत्वपूर्ण नक्सली थे बस्तर के, छत्तीसगढ़ के, फिलहाल वो या तो मारे जा चुके हैं या उन्होंने समर्पण कर दिया है। अगर एक पापा राव को छोड़ दिया जाए, पापा राव फिलहाल बस्तर से निकला हुआ अंतिम नक्सली है। पापा राव के नाम से लगता है वो तेलुगु है, लेकिन वो बस्तर का ही रहने वाला है, चिलगिर के आसपास उसका कहीं गाँव है, तो वो भी बस्तर के रहने वाला है, आदिवासी है। ऐसे में पापा राव को छोड़ दिया जाए तो अब कोई भी स्टेट कमेटी का नक्सली यहाँ सक्रिय नहीं है। एक बड़ा नक्सली है जिसका नाम है केसा, जो कि साथ में रहता था देवा की, क्योंकि मैं एक बार बटालियन का फॉर्मेशन समझा दूं, ये आप स्क्रीन पे दिखा देना। ये PLG बटालियन नंबर 1 का फॉर्मेशन है। इसमें सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है बटालियन इंचार्ज माड़वी हिडमा का, जो कि CC मेंबर था, जो कि मारा गया 18 नवंबर को। दूसरा नाम है बटालियन कमांडर बारसे देवा का, जो कि SZCM मेंबर है। ये आज सरेंडर कर देता है। इसके बाद नीचे आपको नाम नजर आएगा सोडी केसा का, ये BNPC सदस्य है, यानी कि बटालियन का जो है ये प्रमुख नेताओं में से, कमांडर्स में से एक है। ये तीनों बड़े नक्सली जो हैं, फिलहाल केसा अभी फिलहाल लौटा नहीं है मुख्यधारा में, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हिडमा के मारे जाने के बाद और देवा के सरेंडर के बाद केसा के पास ही बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं बचे हैं, वो भी जल्द ही सरेंडर कर सकता है। ऐसे में एक बात तो तय है कि अब ऐसा कोई भी बड़ा नक्सली नहीं बचा जो फिलहाल नक्सल संगठन को इस इलाके में खड़ा कर पाए। अब जो हम बात कर रहे थे कि देवा ने आखिर किन किन घटनाओं को अंजाम दिया, तो उसमें जो तेलंगाना पुलिस ने एक प्रोफाइल जारी की, उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। मुझे लगता है उस बारे में बात करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक और बात मैं जोड़ दूं कि देवा के साथ जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उसमें एक और बड़ा नाम है। बाकी सभी तो बटालियन के लड़ाके हैं, लेकिन एक और बड़ा नाम है, वो नाम है कंकनला राजी रेड्डी का। इसे वेंकटेश के नाम से भी जाना जाता था और ये तेलंगाना स्टेट कमेटी का मेंबर था, यानी कि तेलंगाना में नक्सल संगठन के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे कुछ लोगों में से एक था। और इसके साथ ही तेलंगाना में अब क्या हुआ, जैसे ही वेंकटेश ने सरेंडर किया, तेलंगाना में अब स्टेट कमेटी लेवल का सिर्फ एक नक्सली बचा है, उसका नाम है दामोदर। यानी कि तेलंगाना स्टेट कमेटी जो एक वक्त में बहुत मजबूत थी, वहाँ पे अब एक लौता नक्सली बचा है जिसका नाम है दामोदर। बाकी सारे तेलंगाना स्टेट कमेटी के नक्सली जो है वो अब या तो समर्पण कर चुके हैं या वो मारे जा चुके हैं। तो 2 बड़े स्टेट लेवल के नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बारसे देवा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, वो ये लिखी गई है कि जब आपको याद होगा साल 2025 में एक बड़ा ऑपरेशन चला था, जिसे हम कर्रे गुट्टा का ऑपरेशन कहते हैं, KJ हिल्स ऑपरेशन कहते हैं, ऑपरेशन कर्रे गुट्टा। उस दौरान की एक बात इसमें लिखी हुई है कि उस वक्त देवजी, हिडमा, चंद्रन्ना, दामोदर, ये सारे नक्सली जो हैं ये कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर ही छुपे हुए थे। जब लगातार 2024 ऑपरेशन शुरू किया गया इनके खिलाफ, वहाँ देवा को कर्रे गुट्टा हिल्स की सुरक्षा का इंचार्ज तैनात किया गया था। यानी कि देवा ही उस इलाके में, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, कर्रे गुट्टा की पहाड़ी जो है, उससे आप ऐसा मत समझिए कि ये कोई छोटी सी पहाड़ी है।
ये लगभग 60 किलोमीटर लंबी पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो कुछ जगहों पर 5 से 6 किलोमीटर चौड़ी है। ऐसे में एक बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पे प्राकृतिक सुरंगें बनी हुई है। बहुत ऊंची कई जगह पहाड़ियाँ हैं, कई जगह बहुत गहरे दर्रे हैं जिसे हम खाई कहते हैं। ऐसे में नक्सलियों के लिए एक प्राकृतिक तौर पर ये सुरक्षित स्थान का काम करता है। इस कर्रे गुट्टालू हिल्स का जो सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक का इंचार्ज था वो था देवा। और इसमें पुलिस ने ये भी लिखा है कि देवा ने अपने मिलिट्री एक्सपर्टीज़ के चलते, जब उस वक्त एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चला, लगभग 20,000 जवानों ने लगातार 21 दिनों तक नक्सलियों को घेरे रखा, उस वक्त देवा ने ही सारे बड़े नक्सलियों को सुरक्षित उस पहाड़ी से बाहर निकाला। तो देवा इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जिक्र तो खुद पुलिस भी करती है। उन्होंने ये भी लिखा है कि देवा पर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ मिलाकर कुल 75 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। सूर्यांश। कुल मिलाकर भैया देवा एक बहुत बड़ा चेहरा था जिसके सरेंडर से छत्तीसगढ़ के बाकी नक्सलियों को भी मैसेज जाएगा कि अब लड़ाई जारी रखने जैसी कोई चीज़ भी नक्सल संगठन के लिए बची नहीं है। और जो उनके मजबूत धड़े थे, चाहे उसमें हिडमा हो, रामधेर हो, देवा हो या फिर सोनू रूपेश हो, या तो सरेंडर किए हैं या तो फिर मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो नक्सल संगठन धीरे धीरे अब खत्म हो गया है, अपने अवसान पे है और एक अंतिम चोट बाकी है। मुझे लग रहा है कि वो अंतिम चोट भी मार्च 26 के पहले हमें देखने को मिलेगी और नक्सल संगठन अब तो ये कहूँगा कि धीरे धीरे खत्म हो गया और अब जल्द ही जो है उसमें कुछ बचा नहीं है। तो संजय भैया बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और जो भी आगे अपडेट होगा नक्सल संगठन को लेकर उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। इस पूरी जानकारी के लिए संजय भैया बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।